So let me talk about the case when x is tending to infinity. उस केस में क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए। चलिए, जैसे कि पहली बात, एक थंब रूल ध्यान रखिएगा, डिवाइड बाय द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द एक्स। एक्स की जो सबसे बड़ी पावर है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, उससे डिवाइड कर दें। क्या मिलेगा उससे, देखते हैं क्या मिलेगा। जैसे कि एक आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, दिस इज एन एग्जांपल, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f। डायरेक्टली इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है। अब मैंने देखा न्यूमरेटर में सबसे बड़ी पावर 2 है और डिनोमिनेटर में भी सबसे बड़ी पावर 2 है, तो एज अ रिजल्ट डिवाइड कर देते हैं हम लोग, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। ये कर दिया। अब ध्यान से देखो, x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो ऑब्वियसली दिस क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी ऑल विल टेंड टू 0 एंड एज अ रिजल्ट सिंपली a by d आंसर बच जाएगा। समझ आई? क्योंकि a b c d e f सारे रियल नंबर्स हैं, यानी फाइनाइट नंबर्स हैं। एनी फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी ऑलवेज टेंड टू 0, ऑलवेज टेंड टू 0। Right? The point is clear, I suppose. चलिए, moving on further. अगला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, और यही बात, एक और बात यहां लिखी है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, x को 1/y 1/t कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दे तो y will tend to the another variable will tend to 0। ठीक है। और एक और बात मैं अगर यहां करूं आप सबसे, तो ध्यान से सुनो मेरी बात, कि मान लो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी लिखा है और a बेस n x पावर n प्लस a बेस n माइनस 1 x पावर n माइनस 1 एंड इट गोज ऑन अप टिल a1x प्लस a बेस 0। मान लो ये लिख दिया मैंने, ठीक है ना, ऊपर n डिग्री का पॉलिनोमियल ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, और नीचे लेट अस से m डिग्री का पॉलिनोमियल ले लिया, x पावर m प्लस a बेस m माइनस 1 x power m minus 1 and it goes on up till let us say a1x plus a base 0। ठीक है, ये मैंने ले लिया। और अगर मैं इसकी लिमिट निकालना चाह रहा हूं, ये मैंने स्पेसिफिकली पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल ले लिया, जरूरी नहीं है ये पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल के ही बात कर रहा हूं मैं। ठीक, बेसिकली मेरा सिग्निफिकेंस आपको समझाने का है पावर से रिलेटेड। तो मैं ऐसा कहूंगा यहां पर कि भाई तीन ही बातें हो सकती हैं। पहली बात, या तो n और m इक्वल होंगे, या n m से बड़ा होगा, या n m से छोटा होगा। तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है ना। मान लिया मैंने, आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है डिग्री n का, नीचे पॉलिनोमियल है डिग्री n का, m का, और a बेस n 0 नहीं है, a बेस m भी 0 नहीं है, m और n अंडरस्टूड है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, और ये सारे a0 a1 a2 am an ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर n और m इक्वल होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, ऊपर और नीचे मैंने दोनों सेम पावर ले ली, यानी डिग्री 1 ले ली। ठीक है, तो सीधी बात है, हाईएस्ट पावर से आप डिवाइड करोगे तो साफ साफ नजर आ रहा है, इसको आप लिखोगे लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय एक्स अपॉन 1 प्लस 2 बाय एक्स, और ये टेंड टू 0 कर जाएगा, तो ये आंसर 1 आ गया। यानी क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ n और अगर m इक्वल है तो a बेस n डिवाइडेड बाय a बेस m आंसर आ जाएगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ दी ऊपर जो पावर है न्यूमरेटर में अपॉन हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट, और नीचे भी इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ दी हाईएस्ट डिग्री डिनोमिनेटर। राइट। अब n अगर m से बड़ा हो जाए, मान लो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी n m से बड़ा हो जाए,
मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 ले लिया मैंने, ऊपर डिग्री 2 ले ली, n की वैल्यू 2 ले ली, m की वैल्यू 1 ले ली, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल। तो हाईएस्ट पावर से आप डिवाइड भी करोगे तो यहाँ पर आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। मतलब क्या है, क्यों आएगा, ऐसा कारण क्या है, ध्यान से सुनो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, हाईएस्ट पावर से आपने डिवाइड किया तो 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो 1 अपॉन 0 बन रहा है ये, विच विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी। और इंफिनिटी बोले या DNE बोल दे, एक ही बात होता है, क्योंकि लिमिट तभी एग्जिस्ट करी मानी जाती है जब उसकी एक फाइनाइट वैल्यू आ रही हो, ऐसा हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। और अगर n m से बड़ा है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं इसका उल्टा कर दूं, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसी एग्जाम्पल को मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दूं लेटस से, ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 2 है, तो हाईएस्ट पावर से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो एज अ रिजल्ट 0 upon 1 आंसर विल बी 0. So this is what actually I wanted to make you understand, when the limit of the of a certain x or n whatever is given in the question is tending to infinity. So I am sure ये बात आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, clear? So it holds true not only for a polynomial upon polynomial, it holds true for any function divided by any function. बस ये तो समझाने के लिए बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया गया, स्पेसिफिक केस ले लिया गया। सो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द वन क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में वही फंडा यहाँ लगाया जा सकता है। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल लिखा है, ऊपर भी डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री 2 है, तो डायरेक्टली बिना सॉल्व करे मैं लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन 3 आंसर आएगा। डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ऊपर का कोएफिशिएंट 1 है, नीचे का कोएफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री का 3 है, तो 1 अपॉन 3 आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। क्लियर है? अब आपकी इच्छा है x को 1 अपॉन y पुट करके करना है, नहीं करना है, लेकिन आई विल रिकमेंड कि डायरेक्टली जो तरीका भी बताया उसको अडॉप्ट करें, आपके लिए बेटर है, जल्दी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, हाँ, लेकिन अगर स्कूल लेवल पे पूछी जाए ये चीजें तो ऑब्वियसली ये काम करना पड़ेगा जो लिखा है यहाँ सोल्यूशन में पूरा। else apart for the JEE part there's no required, because we finally are interested in finding the solution. So anyways, moving on to the question number 2, limit x tending to infinity of x cube plus 1 divided by x square plus 1 minus of ax plus b। यहाँ पर लिमिट की वैल्यू ऑलरेडी आपको 2 दी गई है, एंड आई हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। मुझे कमेंट करना है। अब ध्यान से देखो, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इस बात को प्लीज बहुत अच्छे से समझिएगा, दैट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अरे कर रही है तभी तो आंसर 2 आ रहा है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यही तो कारण है कि दिस इज अ फाइनाइट वैल्यू, दिस इज अ फाइनाइट वैल्यू, राइट? सो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो एक काम करते हैं, तो ऐसा सवाल जब भी आए आपके पास, तो सबसे पहला काम तो आप एलसीएम ले लें। क्या कर लें? एलसीएम ले लें। एलसीएम लेकर के ध्यान से देखो, ये आपके पास बन गई इक्वेशन, पूरी की पूरी एक्सप्रेशन आ गई, इसकी लिमिट निकालनी है आपको अपने को, और वो वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, 2 आ रही है। लिमिट निकालनी नहीं है, लिमिट दी गई है, 2 आ रही है। अब ये मैंने बोला जैसा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब देखने से इस क्वेश्चन में ऐसा नजर आ रहा है, ये पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल है, और ऊपर डिग्री 3 है और नीचे डिग्री 2 नजर आ रही है, ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैं फिर दोबारा इसी कॉन्सेप्ट पे चलूंगा जो मैंने अभी अभी समझाया। इस कॉन्सेप्ट से मुझे एक बात समझ में आती है, एन अगर एम से बड़ा है तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता, एन अगर एम से छोटा है तो आंसर 0 आ जाता, एल्स अपार्ट ए बेस एन अपॉन ए बेस एम आंसर है। तो कहने का मतलब समझे? अरे समझो क्या, यहां पर आंसर 2 आ रहा है, यहां पर आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। तो 2 केस हट गए, एक ही तो केस बच गया, मतलब कोएफिशिएंट अपॉन कोएफिशिएंट आंसर आ रहा है। मतलब कंफर्म है
ये तय है, ध्यान से देखो, जो डिनोमिनेटर है इसकी तो डिग्री 2 है, ये तो बिल्कुल फिक्स है क्योंकि यहाँ पर कोई और पैरामीटर नहीं है। तो इसका मतलब कंफर्म है जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री 3 नहीं है, जो दिख रही है वो नहीं है। तो इसका मतलब ये तय हो गई बात कि इट इम्प्लाइज डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ऑल्सो 2। तभी तो डिग्री 2 का कोएफिशिएंट अपॉन डिग्री 2 का कोएफिशिएंट आंसर आएगा, अदर देन 0 तभी आएगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जो डिग्री 3 का जो कोएफिशिएंट नजर आ रहा है, यानी 1 माइनस का ए की वैल्यू कंफर्म है 0 होगी, यानी ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये 100% क्लियर हो गई बात। ठीक, और यहीं से इसी पार्ट से ही क्लियर हो जाती है। और कंफर्म है जो मेरा आंसर आएगा वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ऊपर क्या बचता, इक्वेशन क्या बच गई, लिमिट किसकी बच गई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1 माइनस ऑफ बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब चाहे तो मैं एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर लूं, और नहीं भी डिवाइड करना तो तब भी अपने को समझ आ रही है बात। व्हाई शैल आई वेस्ट माय टाइम। मेरा जो आंसर है वो क्या आएगा, ऊपर का x की पावर 2 का क्वेश्चन कौन है, माइनस का b, नीचे कौन है 1, और लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है 2, तो आंसर क्या आएगा, b की वैल्यू आएगी -2। यू गेटिंग माय पॉइंट। ये आंसर आ गया और ये आंसर आ गया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है जो मैंने अभी बात समझाई। मेरा रिकमेंडेशन है इसी तरीके से अप्रोच करें। देखो ध्यान से, a की वैल्यू 1 और b -2 आ रहा है कि आपको हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना है नहीं करना है, वरना जो मैंने लॉजिक्स बताए उनको आप, जो मैंने ट्रिक्स बताई वो आप ध्यान रखें, आपका क्वेश्चन कम से कम समय लेगा होने में। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए मूविंग ऑन फर्दर। सो हियर इज अनदर क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। अब दिखने में बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन नजर आ रहा है, लेकिन मैं सिंपल बात कहूंगा, ऊपर की डिग्री, मैं सिंपल बात बोलूंगा, भैया न्यूमरेटर की डिग्री कितनी नजर आ रही है, यहाँ से 40 आएगी, यहाँ से 10 आएगी, यानी 50 आ रही है। और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी आ रही है, डिनोमिनेटर की डिग्री x पावर 2 और ये 25 है, तो ये भी 50 आएगा, और x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो ऊपर नीचे डिग्री सेम है। आई एम रिपीटिंग, ऊपर नीचे डिग्री सेम है, तो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, तो एज अ रिजल्ट आई कैन श्योरली से, ऊपर हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट, यहाँ से x की पावर 40 का कोएफिशिएंट 1 आएगा, लेकिन यहाँ से x की पावर 10 का जो कोएफिशिएंट है वो क्या आएगा, 5 की पावर 10 आएगा। ये साफ साफ समझ आ रहा है। तो न्यूमरेटर में दिस इज द x की पावर 50 का कोएफिशिएंट, और डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो 3 की पावर 25 इज गोइंग टू बी द रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट, क्योंकि x की पावर 2 की पावर 25 करेंगे तो x पर 50 आ जाएगा, तो 3 पावर 25 आएगा। तो एज अ रिजल्ट आपके पास आंसर 5 पावर 10 डिवाइडेड बाय 3 पावर 25 आ गया। दैट्स द फाइनल आंसर, अगेन वाया द सेम कॉन्सेप्ट, अगेन वाया द सेम कॉन्सेप्ट। क्लियर? आई एम श्योर ये बात समझ में आ रही होगी सभी को। ओके, चलिए मूविंग ऑन फर्दर नाउ। सो मूविंग ऑन फर्दर टू द अनदर क्वेश्चन। आई एम श्योर ये क्वेश्चन थर्ड आपको समझ में आ गया। मूविंग ऑन फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 4, अगेन इट इज अ लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब यहाँ लिखा लॉ ऑफ लव। लॉ ऑफ लव सिंपल है, कुछ नहीं है, वी लव infinity in the denominator and 0 in the numerator.
क्यों प्यार है इससे? अरे भाई डायरेक्टली आंसर इससे 0 आ जाता है, ठीक है ना। इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में होगा तो फाइनाइट नंबर अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। न्यूमरेटर 0 में होगा, न्यूमरेटर में 0 होगा, डिनोमिनेटर में फाइनाइट नंबर आ रहा होगा, तब आंसर 0 आ जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअली द लॉ ऑफ लव, ठीक है। सो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या काम करेंगे हम लोग। देखो फिर दोबारा वही क्वेश्चन है, ये सेम तरीका। अब बस फर्क क्या आ गया, जैसा मैंने कहा भी था, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल नहीं है ये पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल नहीं है ये, ठीक है। यहां पर कुछ भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय अनदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, लेकिन कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम। कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा, हाईएस्ट पावर से ही ऊपर नीचे अपने को डिवाइड करना है। ध्यान से देखो, अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं, अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट द न्यूमरेटर, जस्ट अ मिनट, इफ आई टॉक अबाउट द न्यूमरेटर, तो ध्यान से देखो यहां पर क्या पावर नजर आ रही है। ये इस वाली टर्म के अंदर में n की पावर 3/2 और यहाँ पर n की पावर 4/3, n की पावर 3/2 और यहाँ पर 4/3। और अगर मैं अलग से डिनोमिनेटर की बात करूं तो 6/4 और 7/5 पावर नजर आ रही है। 6/4 का मतलब 3/2 ही होता है, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर्स। अब इसका मतलब न्यूमरेटर की सबसे बड़ी पावर क्या नजर आ रही है, अब 3/2 यानी 1.5 समथिंग होता है, और 4/3 यानी 1.33, यानी ऑब्वियसली दिस इज द बिगर पावर, यही है डिग्री। और 7/5 भी कितना हो जाएगा, 1.4 के आसपास हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा, ठीक है। तो यही बड़ा है, तो इसका मतलब ऊपर नीचे हमने किससे डिवाइड करना है, n की पावर 3/2 से डिवाइड करना है। n की पावर 3/2 से डिवाइड करना है तो कंफर्म है ये भी n की पावर 3/2 ही बनेगा और ये भी n की पावर 3/2 ही बनेगा। तो इसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी पावर का जो कोएफिशिएंट है न्यूमरेटर में वो क्या है, 1 है, और नीचे भी कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1/1 आंसर 1 आ जाएगा, खत्म बात। यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाई शैल आई वेस्ट माय टाइम इन फाइंडिंग, क्योंकि कुछ बच्चे इस चीज को, या थॉट आना भी चाहिए, कर मतलब आ सकता है, नो डाउट, सही है वो बात, गलत नहीं है, लेकिन हमारा टाइम जहां बचता है वो बचाना चाहिए अपने को। वो तरीका मैंने आपको बता दिया, हाईएस्ट पावर अलग अलग से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की निकालो, उन दोनों में से जो सबसे बड़ी पावर आ रही है उससे डिवाइड करो, और अगर ऊपर नीचे सेम पावर आ रही है तो ये फंडा अपनाए, टाइम सबसे कम लगेगा सवाल को करने में, ठीक है। और वरना आप n की पावर 3/2 से डिवाइड करते, मान लो मैं इसी की बात करता हूं, तो आप इसको क्या लिखते, n पावर 3 माइनस 2n² प्लस 1 होल की पावर 1/2। मान लो मैं पहली टर्म की बात करूं खाली, इस टर्म में भी अगर आप लिखते तो n की पावर 3/2 से डिवाइड करते, या n की पावर 3/2 कॉमन लेते, तो 1 माइनस का 2 इंटू n² अपॉन n की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन n की पावर 3/2 होल की पावर 1/2 लिखना पड़ता, और ये देखना पड़ता 2 माइनस 3/2, 3 माइनस 2/2 किसको जा रहा है अटेंड करता, तो कैलकुलेशन होती, टाइम खराब होता। ऐसा एक में नहीं, चारों टर्म में आपको करना पड़ता। इन चारों टर्म्स में आप करते तो ऑब्वियसली वो टाइम कंज्यूमिंग होता, टाइम खराब होता, और मिलना वही चीज है जो हमें ऑलरेडी एक बार में कॉन्सेप्ट समझ आने से मिल चुका है आंसर। तो इट इज प्रेफरेबल adopt this method. This you may consider it as a trick to find the answer as early as possible. चलिए चलते हैं आगे। अब देखो ये क्वेश्चन है लिमिट एंड टू इन्फिनिटी, ये मुझे लगता है सभी को ध्यान होगा, समेशन n² लिखा है, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो ध्यान से देखो दोस्तों, ऊपर डिग्री कितनी आ रही है, डिग्री कितनी आ रही है, 3 आ रही है, सारे n मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे भी डिग्री 3 आ रही है, तो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट अपन हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट, ऊपर हाईएस्ट डिग्री कितनी आएगी, 2 अपॉन 6, और नीचे क्या आ रही है, 1, तो एज अ रिजल्ट 1/3 आंसर आ गया। लगभग बिना सॉल्व करे ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। सो दिस इज द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स इन अ गुड मैनर एंड देन कमेंटिंग ऑन द क्वेश्चन और अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन देन आफ्टर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो जरा,
अब ये लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा है स्टेप अप फंक्शन यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 स्क्वायर x या ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 स्क्वायर x, इस तरीके से सारे के सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n स्क्वायर x तक जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करें हम इसमें? अब कोई बच्चा ऐसा थॉट डाल सकता है इसमें कि सर इसको ना अपॉन n क्यूब अलग कर दो, इसमें अपॉन n क्यूब अलग कर दो, इसमें n क्यूब अलग कर दो, और n तो इन्फिनिटी को जा रहा है, और 1 का स्क्वायर इंटू x कुछ भी होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कंफर्म एक फाइनाइट नंबर रहेगा, और हमने पढ़ा है फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी ऑलवेज टेंड्स टू जीरो। तो ये क्वांटिटी जीरो को टेंड करेगी, ये भी जीरो को टेंड करेगी, ये भी जीरो को टेंड करेगी, सारे के सारे जीरो को टेंड करेंगे। तो क्या मैं इसका मतलब बोल दूं कि आंसर 0 प्लस 0 एंड इट गोज ऑन अप टिल 0 जीरो होगा? नो, नॉट एट ऑल। दोस्तों ध्यान से देखो, 1 से लेकर के n तक का भी ऊपर जा रहा है, न्यूमरेटर में जो चेंज आ रहा है, तो 0 is being added infinite number of times, so as a result this is a indeterminate form. As a result this is a indeterminate form। मेरी बात समझ में आ रही है? 0 भी तो इनफाइनाइट टाइम्स ऐड हो रहा है और एग्जैक्ट 0 नहीं है, टेंडिंग टू 0 ये, तो यस इट इज अ इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्लियर है बात ये? तो अब इस सवाल को करा कैसे जाए, क्या थॉट डाली जाए इस क्वेश्चन को करने में? ठीक है, लगाते हैं दिमाग इस पे, तो आनी चाहिए कोई ना कोई थॉट। तो एक काम करते हैं, हम इसके अंदर में थॉट लगाते हैं किसकी, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसी प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करते हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है? द प्रॉपर्टी वी हैव इज कि हम जानते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है यानी x, इट इज लेस देन और इक्वल टू x बट ग्रेटर देन x माइनस 1। क्या मैं बोल सकता हूँ ये बात समझ में आती है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन x माइनस 1। किसी में भी देख लो आप केस में, अगर x इंटीजर है, मान लो 3 लेस देन और इक्वल टू 3 बट ग्रेटर देन 2 तो होगा। अब अगर x की वैल्यू मैं 2.9 इनपुट करता हूँ तो 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, लेस देन और इक्वल टू 2.9 आएगा, ये लेस देन आ गया इससे, ठीक है ना, और ग्रेटर देन 2.9 माइनस का 1 ये आ जाएगा। सही है, ये तो बात समझ में आती है अपने को। अब जब हमने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर x या x से छोटा होगा बट ग्रेटर देन x माइनस 1 होगा, तो इसका मतलब हम इंडिविजुअली इन सभी के बारे में अलग अलग से बात कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 स्क्वायर x लिखा है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 स्क्वायर x है लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर इनटू x बट ग्रेटर देन 1 स्क्वायर x माइनस 1, ऐसा लिख दे, है ना, क्योंकि अंदर में जो नंबर है वो 1 स्क्वायर x है, उसी नंबर के ऊपर कमेंट करना है। इसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 स्क्वायर x लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर x बट ग्रेटर देन 2 स्क्वायर x माइनस 1 एंड इट गोज ऑन, ऐसे चलते जाएं। अगर n स्क्वायर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू n स्क्वायर x बट ग्रेटर देन ये n स्क्वायर x माइनस 1 होगा, ऐसा लिखा जा सकता है। तो बेसिकली न्यूमरेटर में ये सारी की सारी चीजें ऐड हो रही हैं, इन सारों को हम भी ऐड कर दे रहे हैं। ऐड करेंगे तो देखो क्या मिलता है, लेट मी ऐड ऑल दीज। ऐड करूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 स्क्वायर x से लेकर के ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n स्क्वायर x तक ऐड करें तो क्या बन रहा है, दिस क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल टू, इन सब को इतना पोर्शन सारे के सारा ये ऐड हो जाएगा, दिस वन, these all terms और इनइक्वालिटी की इधर वाली ऐड हो जाएंगी और इनइक्वालिटी के इधर वाली चीजें भी ऐड हो जाएंगी। ये गेटिंग माय पॉइंट? ये सारी ऐड होंगी तो ये ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, तो ये कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो मैं इधर वाला पोर्शन जो है वो यहाँ लिख दे रहा हूँ, वो क्या आएगा, अब 1 स्क्वायर x 2 स्क्वायर x अप टिल n स्क्वायर x, राइट। तो x कॉमन लिया इंटू 1 का स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड की बात कर ले रहा हूँ, प्लस 2 स्क्वायर एंड इट गोज ऑन अप टिल n स्क्वायर, और माइनस का, अब 1 1 1 कितनी बार ऐड हो रहा है, n बार ऐड हो रहा है, और मैंने क्या करा, ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई, ठीक है क्या। और अगर मैं लेस देन और इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड है, इस राइट हैंड साइड की भी बात करूं, अगर मैं राइट हैंड साइड क्या बनेगा, x कॉमन लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड इट गोज ऑन अप टिल
n का स्क्वायर बन जाएगा। तो अब क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं। बेसिकली क्वेश्चन के अंदर में ये जो न्यूमरेटर है वो क्रिएट हो गया, डिनोमिनेटर में n क्यूब आना चाहिए था, तो मैं क्या करता हूँ LHS RHS और जो ये टर्म है इन सबको n क्यूब से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो n क्यूब से डिवाइड ऑल बाय n क्यूब, डिवाइड ऑल बाय n क्यूब, और n तो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है यानी पॉजिटिव नंबर है बहुत बड़ा, तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर मैं केवल LHS की बात करूंगा तो x टाइम्स ऑफ, अब समेशन n स्क्वायर लिखा हुआ है ये वाला, समेशन n स्क्वायर हम जानते हैं n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, और अपॉन n क्यूब अलग आ गया और माइनस का n अपॉन n क्यूब अलग आ गया, है ना, पार्शियली ब्रेक कर दिया हमने इसको। तो ध्यान से देखें दोस्तों, अब लिमिट n तो इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ये तो कंफर्म है पोर्शन जीरो को टेंड करेगा क्योंकि 1 अपॉन n स्क्वायर बन जाएगा। अब इस पोर्शन में दोबारा वही फंडा, ऊपर भी डिग्री 3 आ रही है n की और नीचे भी डिग्री 3 आ रही है, तो एज अ रिजल्ट हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट ऊपर और नीचे वो वैल्यू आ जाएगी। ऊपर क्या आ रहा है कोएफिशिएंट n क्यूब का 2x, नीचे क्या आ रहा है 6, यानी वैल्यू क्या आ गई x/3। और ऐसा ही आप चेक करें, ध्यान से देखो RHS के अंदर में यही वैल्यू आ रही है, बस LHS और RHS में फर्क -n नहीं आ रहा RHS में, तो वो तो वैसे भी जीरो को टेंड कर रहा है, तो यानी RHS भी x/3 को टेंड कर रहा है, तो इज इक्वल टू सेम एज दी RHS। तो इसका मतलब हम ये इसका आंसर बोल सकते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो x/3 इज फाइनली द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई एम श्योर ये मेरी बात आप सबको बहुत 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 अच्छे से समझ में आ गई होगी, करेक्ट। लेकिन ध्यान रहे एक चीज, ये काम करते वक्त भी अंधाधुंध काम नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। वी नीड टू पे अटेंशन। कैसी? जैसे कि ये सवाल है, अब लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी दे दिया यहाँ पर इन्फिनिटी की बजाय, तो और ऊपर भी डिग्री 1 है और नीचे भी डिग्री 1 है, ये नजर आ रहा है, तो मैं हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट अपन हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अब ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पर x स्क्वायर कॉमन लूंगा, यानी 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट में अवेलेबल है, और यहाँ x कॉमन ले लिया 3 माइनस का 6/x। एक ही बात है, या तो कॉमन लेना है कह दो, या डिवाइड करना है हाईएस्ट x की पावर से, वो दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ x पर x नहीं होता है, मॉड x होता है। बच्चे अधिकतर यहाँ गलती करते हैं, बस यही, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ लिखा है। मॉडुलस x टाइम्स ऑफ अंडर द रूट ऑफ 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x टाइम्स ऑफ 3 माइनस का 6 डिवाइडेड बाय x, बट वी नो x इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, यानी x बहुत बड़ा नंबर है, नेगेटिव, बहुत x नेगेटिव है, तो क्योंकि x नेगेटिव है तो मॉडुलस x बाहर -x से खुलेगा, -x से आएगा, तो एज अ रिजल्ट मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी -x अंडर द रूट ऑफ 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू 3 माइनस का 6 डिवाइडेड बाय x। तो एज अ रिजल्ट ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या हुआ, ये x से x तो कैंसिल हुआ, ये 1 अपॉन इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी विल बी टेंडिंग टू 0, तो ये वैल्यू आ गई, माइनस साइन आगे आया और अंडर द रूट ऑफ 1/3 आया, या फिर ऐसा बोल दो माइनस का 1/√3। दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये बात ध्यान देने की थी यहाँ पर, 1/√3 सॉरी 1/√3 नहीं, 1/3 आएगा आंसर, ध्यान दें मैंने गलती की है यहाँ पर। सो दिस विल बी रिमूव्ड, सो 1 माइनस का 1/3 आंसर आ जाएगा। तो जल्दबाजी में काम करते तो 1/3 आंसर आ जाता, क्योंकि ध्यान से देखो लिखी भी है, टेक x स्क्वायर एज मॉडुलस x, राइट, फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो और ऑप्शन अगर पेपर में सवाल आए अगर जिसमें 4 ऑप्शन है, तो वहां पर गारंटी 1/3 ऑप्शन जरूर होगा, ठीक। तो ध्यान देना है इन बातों को। सो मूविंग ऑन फर्दर टू दिस क्वेश्चन, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये लिखा है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n+2 का फैक्टोरियल माइनस ऑफ n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+2 का फैक्टोरियल माइनस ऑफ, ये ऊपर प्लस था, माइनस ऑफ n+1 का फैक्टोरियल, ये लिखा है। तो ठीक है, क्या परेशानी है इस सवाल में भी, इसमें क्या काम करें हम, सोचो खुद से, ठीक है।
तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, ये बन जाएगा कितना, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखा, वही पंडा, प्लस दिस थिंग डिवाइडेड बाय n+2 इंटू n+1 का फैक्टोरियल माइनस ऑफ n+1 का फैक्टोरियल। तो इससे क्या मिला अपने को, इससे n+1 फैक्टोरियल ऊपर नीचे आपने कॉमन ले लिया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n+1 का फैक्टोरियल आपने कॉमन लिया, n+2 + 1 डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल इंटू n+2 माइनस का 1, ये ऊपर नीचे कैंसिल हुआ, ठीक। तो बेसिकली ये क्या बन गया, ये बन गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n+3 डिवाइडेड बाय n+1, ऊपर नीचे डिग्री अब सेम आ गई, तो इसका मतलब ऊपर नीचे का कोएफिशिएंट अपन कोएफिशिएंट यानी 1 आंसर आपके पास आ चुका है इस सवाल का। मेरी बात समझ में आई? इसी तरह ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 9, दिस सीम्स टू बी अगेन अ गुड क्वेश्चन, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n माइनस अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n। तो क्या करें इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं, रैशनलाइजेशन कर देते हैं, यहाँ पर n प्लस अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n से मल्टीप्लाई और n प्लस अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n से डिवाइड कर दिया। उससे क्या मिला, क्योंकि ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है, देख पा रहे हो आप, n टेंडिंग टू इंफिनिटी में इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है। अब ऐसा मत कहिएगा कि कौन सा इंफिनिटी बड़ा और कौन सा इंफिनिटी छोटा, वो शायद ऑब्वियसली नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये बनेगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n अपॉन n प्लस अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n, ये और ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, ये वाला n स्क्वायर, ठीक। उससे क्या बचता है फिर फाइनली, ये बन गई अपने पास बात, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस n अपॉन n प्लस अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n। अब फिर दोबारा ऊपर न्यूमरेटर का डिग्री हाईएस्ट यानी हाईएस्ट पावर 1 है और नीचे भी 1 है, तो ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दें, तो यानी ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दें, करेक्ट, n से डिवाइड कर दें, या फिर मैं ऐसा बोल दूं, जब ऊपर नीचे डिग्री सेम है तो ऊपर का जो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट और नीचे की हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट है वो आंसर आ जाएगा। ऊपर का कोएफिशिएंट कौन है, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय नीचे का कोएफिशिएंट कौन है, 1 यहाँ से आएगा और 1 यहाँ से आएगा, यानी 1 + 1 यानी 2। नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, n से डिवाइड करूंगा तो माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर द रूट ऑफ, ये बनेगा 1 + 1 अपॉन n, और इंफिनिटी एंड करते हुए ये 0 को अटेंड कर जाएगा, अंडर रूट 1 1 होता है, 1 + 1 नीचे 2 बन गया। मेरी बात समझ आ गई, क्लियर है बात यहाँ तक सारी?